नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में अपन ने कार्यहीन धारा, शक्ति गुणांक, रीजन है ना, जो आदि को समाप्त कर लिया था। ये सब टॉपिक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ताक्षणिक शक्ति व औसत शक्ति से कंटिन्यू हुए थे। उसी टॉपिक से निकला शक्ति गुणांक, फिर उसी शक्ति वाले टॉपिक से निकला कार्यहीन धारा। शक्ति के न्यूमेरिकल इस बीच में हमें 2, 4, 5 लेने चाहिए थे, वो हमने नहीं लिए। तो मैं इस पूरे टॉपिक के जो ग्रुप है, समूह है, इसको विराम देने के लिए शक्ति से संबंधित 2, 4 छोटे छोटे न्यूमेरिकल ले रहा हूं। हालांकि एंड में अपन एनसीईआरटी के भी न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन ये 2, 4 न्यूमेरिकल लेने के बाद फिर टॉपिक चेंज कर देंगे। किस तरह से लेना है वो आपको समझा देंगे, है ना साहब। तो सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चन ले रहे हैं। कैपिटल आर प्रतिरोध, एक मिनट, कैपिटल आर प्रतिरोध वाले प्रतिरोधक में प्रत्यावर्ती धारा का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, प्रतिरोध में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है। यदि धारा का शिखर मान I0 हो तो शक्ति का क्षय बताइए। ठीक है सर, सिंपल है क्वेश्चन। देखो सर, पहली बात तो प्रतिरोध के लिए, प्रतिरोध के लिए फाई बराबर 0, यानी वोल्टता व धारा के मध्य कलांतर 0 है। ठीक है साहब, इसलिए कॉस फाई इज इक्वल टू 1 है सर। अब प्रतिरोध में एक एडवांटेज है। प्रतिरोध में आप ये जो शक्ति है ना, अपन ने औसत शक्ति निकाली उससे, अब उसको आप डायरेक्ट, जैसे अपन ने लिया है, एक फॉर्मूला है I RMS स्क्वायर R V RMS स्क्वायर अपॉन R, और एक V RMS इंटू IRMS। ये प्रतिरोध के लिए फैसिलिटी, क्योंकि प्रतिरोध का व्यवहार AC और DC में सेम है, यानी उसके लिए तो कोस आना ही नहीं है। कुंडली वगैरह के लिए तो आप, अब ये धारा का शिखर मान दे रहा है, तो धारा के पदों में जानना चाहेगा, तो स्वाभाविक है अपन इस वाले सेगमेंट को उठाएंगे, है ना। अब क्योंकि शिखर मान दे रखा है, तो अपन जानते हैं IRMS इज इक्वल टू I0 अपॉन √2, इसलिए ये सब अपन ने शक्ति ये लिख दी, I0 अपॉन √2 इंटू कैपिटल R, ये होल स्क्वायर है, यानी 1/2 I0 स्क्वायर R। तो अगर शिखर मान के पदों में दिखाएंगे तो शक्ति प्रतिरोध में इतनी आई। सिंपल सा सवाल है ना, कठिन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक एसी परिपथ में। अब ये बड़े अच्छे क्वेश्चन है, छोटे भी हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एसी परिपथ में धारा, अब धारा दे रखी है, पहले लिख देता हूं मैं। I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ये धारा दे रखी है, द्वारा दी गई है। इस परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर V0 साइन ओमेगा टी है। शक्ति का क्षय बताओ।
अब ये क्वेश्चन इसके अनुसार देखें तो इतना पॉपुलर रहा कि ये क्वेश्चन 86 से 2020 तक आता ही रहा कंटिन्यू, मतलब अलग अलग कंपटीशन में, जबकि क्वेश्चन में कोई ऐसी विशेषता नहीं, मतलब विशेष बात नहीं है, डायरेक्ट मौखिक के क्वेश्चन है ना और डायरेक्ट आंसर है। अब देखो वोल्टता और धारा आपके सामने लिख रहे हैं, वोल्टता और धारा के मध्य कलांतर आपको दिख रहा है, फाई बराबर माइनस पाई बाई टू या प्लस पाई बाई टू, प्लस माइनस कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कला कोण का अंतर देख लो आप, कला कोण का अंतर पाई बाई टू है। अब इसने शक्ति पूछा तो सब आप समझ ही होंगे, इसलिए पी एवरेज वी आर एम एस, एक मिनट है ना, वो तो वैसे जीरो ही हो गया, पर वाह एक पद तो अपन लिख ही दे है ना, आई आर एम एस और कोस प्लस माइनस पाई बाई टू, कोस पाई बाई टू यानी जीरो, तो पी एवरेज बराबर क्या हो गया, जीरो। यानी कहने का मतलब वैसे तो ये क्वेश्चन देखते से ही समझ में आ गया था, क्योंकि कलांतर अपने को साफ दिख ही रहा था कि कलांतर कितने का है, 90 डिग्री का कलांतर, तो 90 डिग्री का अंतर है यानी कलांतर है, तो स्वाभाविक है शक्तिशय शून्य ही होगा। क्लियर सब है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है सब, पहले क्वेश्चन को देखें अपन। एक एसी परिपथ में विद्युत वाहक बल व धारा के ताक्षणिक मान, ठीक है साहब, विद्युत वाहक बल व धारा के ताक्षणिक मान ये दे रखे हैं साहब, ये 200 साइन 314 टी, ओमेगा की जगह 314 दिख रहा है साफ। धारा I इज इक्वल टू, ये इसने दे रखा है साइन 314 टी प्लस पाई बाई 3। कलांतर तो आपको दिख गया होगा कि कलांतर तो पाई बटा 3 का है, तो कलांतर तो अपने को साफ दिख चुका, पाई बटा 3 यानी 60 डिग्री, 180 बटा 3 तो 60 डिग्री का कलांतर है। अभी कह रहा है शक्ति का मान वाट में बताइए, ठीक है साहब। अब देखो V0 कितना है, V0 का मान 200 वोल्ट है, दिख रहा है साफ है ना। I0 कितना है, तो साइन के आगे कुछ भी नहीं है, तो I0 का मान कितना हुआ, 1 हुआ। 560 डिग्री हुई क्या, तो सब इसलिए औसत शक्ति VRMS, तो VRMS की जगह क्या लिख दूं, V0/√2, क्लियर, इंटू IRMS लिख रहे हैं ना, मैंने फॉर्मूला लिख रखा है ना, इंटू IRMS, इसकी जगह लिख दो I0/√2 इंटू कॉस 60 डिग्री मतलब पाई बटा 3। अब सब VRMS का मान कितना रख दो 200, IRMS का मान 1, √2 इंटू √2 यानी 2, और कोस 60 मतलब 1/2। तो सब ये सब 200/4 हो गया, 200/4 का मतलब 50 वाट है ना। तो सब शक्ति का मान 50 वाट आ गया, सिंपल है ना, सीधे सीधे सवाल है, पर अपन ने शक्ति के सवाल लिए नहीं थे, इसलिए वो अपन ने इस सेगमेंट में डाल दिए है ना। ज्यादा सवाल इसमें लिए नहीं जा रहे, कम ही सवाल इसमें ले रहे हैं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एसी सर्किट में I बराबर है ना, ये सब I इज इक्वल टू
5 साइन, और ये दे रखा 100t माइनस π/2, माइनस π/2, ये तो करंट दे रखी है, ठीक है। और वोल्टेज दे रखा है V इज इक्वल टू 200 साइन 100t होना चाहिए यहाँ पर, है ना। इसमें t तो दिख नहीं रहा, पर 100t होना चाहिए, है ना। के लिए इसमें शक्ति का क्षय बताओ, तो ठीक है साहब, ओमेगा टी तो दोनों में समान आ ही रहा है। कलांतर देखें, कलांतर कितना आ रहा है, कला कोण का अंतर 90 डिग्री आ रहा है, और कलांतर 90 डिग्री है, तो शक्ति का क्षय कितना होता है, 0 होता है। तो इसका आंसर में मौखिक रूप से कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, डायरेक्ट दिख जाता है ना। जहाँ π/2 आपको फेज डिफरेंस दिख जाए तो वहाँ क्लियर है कि सब वहाँ पर शक्ति का क्षय 0 होगा, है ना। और देखते हैं सब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, है ना। हालांकि ठीक है, अपन और जरूरत पड़ेगी अपने को तो लेंगे, पर फिलहाल तो भी आज के लिए तो ये क्वेश्चन लास्ट होगा, है ना। ये भी एक ठीक ठाक क्वेश्चन है। ये कहता है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में V बराबर 15 साइन ओमेगा टी और I बराबर 20 कोस ओमेगा टी। लास्ट क्वेश्चन है सब, है ना। अभी कह रहा है परिपथ में व्यय औसत शक्ति का मान बताओ, ठीक है ना। तो परिपथ में व्यय होने वाली औसत शक्ति का हमें मान बताना है, ठीक है। चलो सब, एवरेज पावर। अब देखो यहाँ पे आपको ऐसे देखना होता है, कलांतर देखो पहले। कलांतर देखने के लिए दोनों का एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात में होना आवश्यक है। एक अगर फलन साइन में है, दूसरा कोस में, तो आप कलांतर नहीं ले सकते, है ना। तो या तो दोनों को कोस में करो या दोनों को साइन में करो, है ना। इसको कर लेते हैं 20, इसको अपन लिख लें साइन 90 माइनस ओमेगा टी लिख लें, या 90 प्लस, है ना। इसको लिख लिया अपन ने 90 माइनस, या यूं लिख लें ओमेगा टी प्लस π/2, है ना। साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा होता है। अब देखो ये भी साइन में है और ये भी साइन में है, दोनों साइन में है। अब कलांतर देखो, तो कलांतर कितना हुआ, π/2। कलांतर π/2 है, तो स्वाभाविक है शक्ति का क्षय कितना होगा, 0 होगा। तो कहने का मतलब कई बार कलांतर, ये जैसे इस क्वेश्चन को इसने कराना पड़ा कि इसने इसमें कलांतर दिखाया नहीं था, इसने आप पे छोड़ दिया था कि भाई आप निकाल लो, समझे। तो सब वो अपन ने मैनेज कर लिया, यानी अपन इस सवाल से ये जाने कि कलांतर निकालने के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों का समान होना आवश्यक है। ये तो वह सब शक्ति और उससे बाद वाले टॉपिक से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल थे। अभी न्यूमेरिकल खत्म तो मैं कह ही नहीं रहा हूँ, है ना। न्यूमेरिकल अभी एनसीईआरटी वाले भी अपन लेंगे, है ना। लेकिन अब टॉपिक क्या क्या अपने पास बचते हैं, तो कुछ तो इंस्ट्रूमेंट बचते हैं, है ना। इंस्ट्रूमेंट में या कुछ जानकारियां, जैसे एलसी दोलन। एलसी दोलन भी एक जानकारी है, कई बार सिलेबस से इसको हटा देते हैं, कई बार जोड़ देते हैं, बड़ा टॉपिक नहीं। चोक कोइल, चोक कुंडली एक युक्ति है, उपकरण है। मेटल डिटेक्टर, और इसमें फिर सबसे बड़ा टॉपिक आएगा ट्रांसफार्मर,
मतलब ट्रांसफार्मर बड़ा होगा इन कंपैरिजन, है ना। तो अब छोटे छोटे अपन टॉपिक से बात चालू करते हैं, है ना। अब यूज कर रहे हैं, यानी अब इस पन्ने पे तो मैं मेटल डिटेक्टर बता देता हूँ, फिर एलसी दोलन बता दूंगा। तो अब ये यूजेज के लो, इंस्ट्रूमेंट के लो, है ना। लेकिन अब ये टॉपिक्स इंस्ट्रूमेंट टाइप के टॉपिक हैं, यूज के रूप में आप इन्हें देखें। तो सबसे पहले धातु संसूचक, है ना, मेटल डिटेक्टर, संसूचक, है ना, यानी मेटल डिटेक्टर। अब सब मेटल डिटेक्टर्स को समझने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपको समझाता हूं, है ना। पहले आप मेरे को इस छोटी सी बात का जवाब दो। ये कुंडली है, ये अपन बल्ब लगा रहे हैं, ये प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, तो ये अपन ने स्रोत लगा दिया, ठीक है। मेरा भी क्वेश्चन मैंने बताया नहीं आपको, है ना। ये सब बल्ब क्लियर। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि यदि इस कुंडली में मैं किसी चुंबकीय पदार्थ को या धातु को रख दूं, है ना, मैंने इसमें कोई धात्विक माध्यम रख दिया, है ना, नर्म लोहे का टुकड़ा रख दिया, ठीक। तो नर्म लोहे का टुकड़ा रखने के पश्चात बल्ब की चमक में क्या परिवर्तन होगा। एक तो पहले जब आपने ये मेटल पीस नहीं रखा, धातु का टुकड़ा नहीं रखा, उस समय तो आप बल्ब की चमक जो थी कैसी भी थी। मेरा प्रश्न है कि धातु का टुकड़ा रखने के बाद या नर्म लोहे का टुकड़ा रखने के बाद बल्ब की चमक में क्या परिवर्तन होगा। पहले जो था अब उस पहले से घटेगा या पहले से बढ़ेगा, है ना। तो मेरे क्वेश्चन को आप भली भांति समझ गए होंगे कि मैं सीधा सीधा ये कहना चाह रहा हूं कि साहब मैंने जब ये टुकड़ा न रखा था उस समय बल्ब का प्रकाश था, जो भी था, कम था कि ज्यादा था। मेरा प्रश्न है कि धातु का टुकड़ा रखने के बाद इस बल्ब की चमक पर क्या परिवर्तन होगा। तो साहब आप सीधी सीधी बात को समझिए कि L बराबर होता है μ0 n स्क्वायर A/L, क्लियर। ये तो निर्वात में, अगर आप पदार्थ रख देंगे तो L बराबर μr μ0 n स्क्वायर A/L। तो सब पदार्थ रखने से स्वप्रेरकत्व तो L बढ़ जाता है। लॉजिकली समझो आप, है ना। L बढ़ा, L बढ़ जाने से, मैं इधर ले लूं स्पेशल, L बढ़ जाने से स्वाभाविक रूप से XL बढ़ जाएगा। तो पदार्थ की, मैं उसको डार्क भी करता हूं, पदार्थ के रखने से L में वृद्धि हुई, L में वृद्धि से XL में वृद्धि हुई, और XL में वृद्धि से IRMS बराबर VRMS अपॉन XL। XL में वृद्धि से धारा में कमी हुई, और धारा में कमी हुई तो बल्ब की चमक कम होगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब जब हम इस कुंडली में पदार्थ रख देंगे, लोह चुंबकीय पदार्थ या नर्म लोहा रख दिया हमने, तो स्वप्रेरकत्व तो बढ़ जाता है। स्वप्रेरकत्व में वृद्धि से प्रेरणिक प्रतिघात बढ़ गया, और प्रेरणिक प्रतिघात में वृद्धि से धारा में कमी के कारण बल्ब की चमक में कमी होगी। क्लियर, सिंपल है ना।
अब मेरे इस टॉपिक पर आ जाओ, धातु संसूचक वाले टॉपिक पर, मेटल डिटेक्टर पर। तो मेटल डिटेक्टर एक प्रकार का आरएलसी परिपथ है ना। मेटल डिटेक्टर एक प्रकार का आरएलसी परिपथ है। मेरे पास स्पेस तो नहीं बची, चलो उधर ले जाता हूं मैं। उधर मैंने चीज समझा के अब आगे चलता हूं। मैंने यहां पे टॉपिक डाल लेता हूं, मेटल डिटेक्टर। ठीक है, बात कनेक्ट ही रहेगी, वहीं रहेगी ना। तो मेटल डिटेक्टर इज ए आरएलसी सर्किट। ये रहता है सामान्यतः कौन सी अवस्था में? इससे रखा जाता है अन्नाद की सिचुएशन में। अब अन्नाद की सिचुएशन में Z मिनिमम, इसलिए करंट मैक्सिमम रहती है। ठीक है साहब, ये तो होगी एक बात। तो सामान्यतः जो मेटल डिटेक्टर का सर्किट है वह अन्नाद की पोजीशन में होता है। अन्नाद की पोजीशन में प्रतिबाधा न्यूनतम होती है और धारा अधिकतम होती है। अब आप जिस घेरे से आपको गुजरवाया जा रहा है वो घेरा एक तरह से कॉइल है, लूप है, ठीक है। और आप एक चालक हैं, और आपके जेब में अगर कोई मेटल रखा है तो वो तो शुद्ध चालक है। चलो आपको तो एक बार छोड़ें, है ना, आप चुंबकीय पॉइंट ऑफ व्यू से पदार्थ नहीं माने जाएंगे, लेकिन आपके अगर जेब में मेटल रखा है तो सब आप जैसी कोइल में मेटल एंटर करेंगे, एल बढ़ जाएगा, एक्सएल बढ़ेगा, एक्सएल बढ़ेगा तो धारा घटेगी, है ना, यानी अनुनाद भंग हो जाएगा। जैसे आप कोई व्यक्ति मेटल लेकर गुजरता है, कोई भी व्यक्ति अगर मेटल लेकर गुजरता है मेटल डिटेक्टर से तो अनुनाद भंग हो गया। भाई अनुनाद के समय तो एक्सएल किसके बराबर है? एक्सी के, है ना। लेकिन जब कोइल में से कोई मेटल लेकर गुजर रहा है या कोइल में से गुजरने वाले व्यक्ति के पास मेटल है तो स्वाभाविक है एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी हो जाएगा। ये अनुनाद भंग हो गया, और अनुनाद भंग होते ही जेड में वृद्धि होगी, और जेड में वृद्धि होते ही करंट आरएमएस में कमी होगी, और जैसे ही करंट में कमी होती है तुरंत बीप बच जाती है ना, तुरंत बीप बच जाती है, जो इस बात का इंडिकेशन है कि जो आदमी इस लूप के अंदर से निकल रहा है उसके पास मेटल है। तो ये मेटल डिटेक्टर का एक सिंपल सा सर्किट, ठीक है साहब। अब आ जाइए सब चौक कुंडली, छोटे छोटे, है ना, मजा भी आएगा आपको, रोचक भी। चौक कुंडली, चौक कॉइल। अब तो चौक कुंडली देखने को नहीं मिलती, क्योंकि अब तो ट्यूबलाइट्स वगैरह जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स आ चुकी हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्यूबलाइट का इस्तेमाल करते हैं आजकल। पुरानी ट्यूबलाइट आपने देखी होगी, पुरानी ट्यूबलाइट में बीच में बॉक्स टाइप का दिखता था आपको, है ना। वो जो पुरानी ट्यूबलाइट में बीचों बीच आपको एक बॉक्स नुमा आकृति दिखती थी, उस बॉक्स नुमा आकृति को ही चौक कुंडली कहते हैं। क्या करती है वगैरह भी तो अपन बता देंगे, है ना। तो सब अब तो चेंज हो गया, अब तो सारा सर्किट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आ गया। अब तो ट्यूबलाइट का प्रकार भी चेंज आ गया, उसमें भी अब एलईडी फला दिखा, है ना, उसमें एलईडी से भी आगे एडवांस हो गया अब तो कहने का मतलब अब वो प्रकार ही चेंज हो चुके। तो आज की जो ट्यूबलाइट्स हैं उनमें आपको चौक कुंडली जैसी कोई चीज नहीं मिलेगी, पुरानी में मिलेगी। तो सब
चोक कुंडली प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने का कार्य करती है ना। तो प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए निर्मित की गई ऐसी कुंडली जिसका स्वप्रेरकत्व उच्च हो, वह प्रतिरोध नगण्य या अल्प हो, चोक कुंडली कहलाती है। दोबारा सुने, प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई वह कुंडली जिसका स्वप्रेरकत्व उच्च हो, वह प्रतिरोध नगण्य या अल्प हो, चोक कुंडली कहलाती है। चोक कुंडली का कार्य प्रणाली कार्यहीन धारा के सिद्धांत पर आधारित है। हालांकि अपन पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके कि कोई धारा कार्यहीन नहीं हो सकती। अपना डिस्कशन अपनी जगह सही है। अपन ने ये तो बता ही दिया था कि कुंडली में ठीक है, शक्ति का क्षय शून्य तो नहीं होता, लेकिन कम तो होता ही है। ठीक है सर। अब सब इसे बनाते कैसे हैं? तो इसे बनाने के लिए आप नर्म लोहे की पटलित क्रोड लोगे। पटलित का मतलब आपको बड़ा डिटेल में समझा दिया जा चुका है ना। ये सब इसको ऐसे पत्तियों में छील लोगे, बताए थे ना आपको, और हर पत्ती को वार्निश में डुबो दोगे, और कुछ अलग वार्निश में, और उनको डुबाकर वापिस चिपका दोगे। तो ये तो हुई नरम लोहे की पटलित क्रोड, है ना। नरम लोहे की पटलित क्रोड, ठीक है। इस पर आपने विद्युत रुद्ध तांबे के तार वृत्ताकार लपेट देने हैं। ये जो आकृति बनी इसी को कहते हैं चोक कुंडली। ये आपके सामने है, ये चोक कुंडली है। ये विद्युत रुद्ध इंसुलेटेड है ना, विद्युत रुद्ध तांबे के तार, है ना। तो सब बनावट भी होगी। अब क्या क्या आपको प्रिकॉशन रखनी है, तो मेन बात आ जाओ आप तो सावधानियों पर। सावधानियां, है ना, क्या क्या प्रिकॉशन रखेंगे, तो अपन तो प्रिकॉशन पर फोकस हो जी। पहली प्रिकॉशन, प्रतिरोध को नगण्य या अल्प रखने के लिए कुंडली जिन तांबे के तार की आप बनाओ, उन तारों की मोटाई को अधिक कर दो। यह तारों की मोटाई अधिक होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए साहब? क्योंकि R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A, है ना। तो भाई आपने उद्देश्य तो पहले ही बता दिया कि साहब हम उसको चोक कुंडली कहते हैं जिसका प्रतिरोध अल्प हो और स्वप्रेरकत्व उच्च हो। तो प्रतिरोध को अल्प करें, जैसे तांबे का तार है, चालक तार है, इसमें धारा प्रवाहित होगी, तो प्रतिरोध के कारण शक्ति का क्षय होगा, जिसे अपन I²R से दर्शाते हैं। शक्ति का क्षय, है ना, I²R से। अब साहब आप तो लॉसेस को बचाना ही चाहोगे ना, इसीलिए कुंडली को काम में ले रहे हो। तो सब प्रतिरोध को अल्प करने के लिए विद्युत रुद्ध तांबे के तार की मोटाई अधिक होनी चाहिए, क्योंकि R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A। ठीक सर। दूसरी बात, स्वप्रेरकत्व तो आपको उच्च करना है। तो देखो L μ0 n²A/L, ये तो निर्वात में, और माध्यम में L मीडियम लिख दो, μR μ0 n²
A/L। तो स्वप्रेरकत्व उच्च करने के लिए दो तरीके कि एक तो पदार्थ अंदर रख दो, तो रख रखा अपन, नर्म लोहे की क्रोट रख रखी, L अधिक हो गया। फेरों की संख्या भी अधिक करनी चाहिए। तो एक और एडवाइज है, ठीक है, अपन ने पदार्थ तो रख ही रखा है ना, तो एक तो पदार्थ रख दें अंदर और एक फेरों की संख्या बढ़ा दें, तो स्वप्रेरकत्व उच्च हो जाएगा। परिभाषा में यही उद्देश्य अपन दे रहे हैं कि उच्च स्वप्रेरकत्व और नगण्य प्रतिरोध, ये दो उद्देश्य पूरे हो गए। अब क्योंकि आप पदार्थ रख देंगे तो फिर वहां भी एक सोचने वाली बात है, जब आपने पदार्थ रख दिया तो उन पर जो कुंडलियां लिपटी हुई हैं, उन लिपटी कुंडलियों में धारा प्रवाहित होगी। धारा प्रवाहित होगी तो पदार्थ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उत्पन्न भंवर धारा से ऊष्मा के रूप में ऊर्जा की हानि होगी, जिसे अपन जिसे हम भंवर धारा हानि कहते हैं। तो भंवर धारा हानि से बचने के लिए क्या करोगे, तो कर रखा है, भंवर धारा हानि से बचने के लिए क्रोड को लैमिनेटेड यानी पटलित करेंगे, ठीक है साहब। तो ये सब चौक कुंडली से संबंधित बातें, उसमें और कुछ विशेष है ही नहीं, जो तीन चीजें थी वो अपन ने बिल्कुल टाइटल क्लियर कर दिया, और तो इसमें कोई बात अलग से। उपयोग क्या करेंगे, तो उपयोग तो धारा को नियंत्रित करेंगे। हम इसको ट्यूबलाइट में तो लगाते ही थे, और जगह भी कई जगह होंगी, अपन ने अभी भी गौर नहीं किया, नहीं तो कई जगह ऐसा होगा जहाँ प्रत्यावर्ती धारा को इसके द्वारा नियंत्रित कर सकते हैं। तो ये भी एक छोटा सा एक और इंस्ट्रूमेंट आपने पढ़ लिया, ठीक है साहब।